नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए हम देख रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। अगर आप एक एक क्लास को बहुत अच्छे प्रकार से लेते रहोगे तो आपका हिस्ट्री में एक भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन चाहे थ्योरी वाइज आए चाहे आपका आए ऑब्जेक्टिव बाय, सारे के सारे आप क्वेश्चन कर जाओगे अगर एक एक क्लास आप अच्छी प्रकार से लेते हो तब, ठीक है ना। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। उसमें सबसे पहले क्या देख रहे थे? सबसे पहले हम देख रहे थे पुर्तगालियों के बारे में। किसके? पुर्तगाली वर्ग। सबसे पहले भारत कौन आते हैं? पुर्तगाली ही आते हैं। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। 3 चैप्टर 3 लेक्चर इसके डाल रखे हैं। ये चौथा लेक्चर है और पुर्तगालियों से संबंधित लास्ट लेक्चर हो जाता है। तो इसके बारे में बहुत ही अच्छे प्रकार से आपको पहले की क्लास अगर नहीं देखी है तो आपको ये क्वेश्चन आधा अधूरा समझ में आएगा। अगर पहले क्लास सारे देख रखी है तो आपको बिल्कुल अच्छे प्रकार से समझ में आएगा। तो हम क्या देख लेते हैं? पहले जो कल की हमने क्लास देखी थी उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। आपको पता है गोवा पर अधिकार किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। कब किया था इसके बारे में हमने जाना था। कब किया था? तो 1510 में किया था, ठीक है ना। उसके बाद कौन आता है? पहला पुर्तगाली गवर्नर बनता है। कौन बनता है? फ्रांसिस्को दे अल्मेडा। इसके बारे में हमने जाना था। उसके बाद में दूसरा वायसराय बनता है वो कौन बनता है पुर्तगालियों का? वो बनता है फ्रांसिस्को दा अल्बुकर्क। इसके बारे में हमने जाना था अल्बुकर्क। उसके बाद तीसरा कौन बनता है? तीसरा बनता है नीनो। जो अल्बुकर्क होता है वो वास्तविक संस्थापक होता है। इसके बारे में हमने जाना था, ठीक है ना। और फिर तीसरा बनता है कौन? नीनो नाम का बनता है। तो इनके बारे में हमने डिस्कस किया था और आप लोगों को याद भी होगा। अगर पहली क्लास ली होंगी तो बिल्कुल आपको रिवाइज हो गया होगा। उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 2 फैक्ट्रियां स्थापित करते हैं। पहली फैक्ट्री कहां करते हैं? कोचीन में करते हैं। आपको सभी को पता है, पहली वाले में डिस्कस कर रखा है। कब करते हैं? 1503 में। और 1505 में क्या करते हैं? दूसरी फैक्ट्री कुन्नूर में लगाते हैं पुर्तगाली। अब बढ़ेंगे उसके आगे की ओर। तो देखो कंपनियां लग चुकी हैं, सब कुछ यहां पर मतलब हर जगह उन्होंने कोठियां स्थापित कर भी ली हैं। गोवा का भी अधिकार कर लिया, ठीक है ना। अब क्या होगा? इनके पतन की बारी होगी। हमने सब कुछ देख लिया। हमसे पूछेगा कि पुर्तगालियों के पतन के कारण क्या क्या थे, है ना। पुर्तगालियों के पतन के कारण क्या क्या थे, तो इनके बारे में आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ये पुर्तगाली संबंध लास्ट लेक्चर आपका हो जाता है। पुर्तगाली संबंध कैसा है? ये आपका लास्ट लेक्चर है। अगर आपने सारी क्लासें चारों की चारों क्लास देख ली तो पुर्तगालियों से आपका एक भी क्वेश्चन चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे थ्योरिकल हो तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। थ्योरिकल होगा तब भी आप बिल्कुल झंडा गाड़ के आओगे। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। तो पुर्तगालियों के पतन के कारण देखें। पतन मतलब क्या होता है? पतन मतलब उसका खात्मा। पतन मतलब खात्मा, मतलब या नीचे गिर जाना, इसका अर्थ होता है पतन का मतलब, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कंपटीशन। देखो अगर आप यहां पर अच्छे प्रकार से पढ़ लेते हो तो कंपटीशन, क्योंकि आप पढ़ क्यों रहे हो? आप गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ रहे हो। गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ रहे हो। जब अच्छी प्रकार से पढ़ लो, जब आप बीए कर रहे हो तो बीए कर ही रहे हो तो कुछ अच्छी प्रकार से कर लो जो कि आपको जॉब मिल जाए। बीए वो चीज है, अगर अच्छी प्रकार से आपने कर लिया तो जब आप कंपटीशन बैठोगे तो जीएस में झंडा गाड़ के आओगे। अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर कभी नहीं पढ़ोगे, ये ध्यान रखना। अगर अभी पढ़ लोगे तो अगले जाकर आपको फायदा ही होगा। कंपटीशन एग्जाम आप दोगे न दोगे, दोनों देने वाले हो ना, तो अभी अच्छी प्रकार से पढ़ लो इसके लिए। तो बढ़ते हैं, तो बात करते हैं गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार कब किया था। तो आपको ध्यान रखना है 1510 में क्या किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। ये आपको यहां पर याद रखना है। जैसे आगे बढ़ते रहेंगे हम देखते रहेंगे, ठीक है ना। अगर बात करें गोवा स्वतंत्र कब हुआ था तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कब हुआ था? 19 दिसंबर को। कब? 19 दिसंबर, मैं दिसंबर डी लिया, कोई बात नहीं। 19 दिसंबर 1961 में क्या हुआ था? गोवा स्वतंत्र हुआ था। मतलब यहां से पुर्तगाली गए थे, क्योंकि सबसे पहले कौन आते हैं? पुर्तगाली ही आते हैं हमारे देश में, और सबसे बाद में भी कौन जाते हैं? पुर्तगाली ही जाते हैं। जो गोवा को स्वतंत्र कब हुआ था? आपको 19 दिसंबर 1961 में। मगर गोवा को 25वें राज्य का दर्जा कब मिला था? यह भी ध्यान रखना, 25वां राज्य बना था। 25वें राज्य का दर्जा कब मिला था? यह भी आपको यहां पर याद होना चाहिए। तो आप कहोगे यहां पर कौन सा होता है? हाँ जी, यहां पर बात करें 56वां संविधान संशोधन देखने मिलेगा। 56वां संविधान संशोधन कौन सा? 1987 में होता है 56वां संविधान संशोधन, जिसके तहत क्या होता है? जिसके तहत 26वें 25 पुर्तगाल गोवा, हाँ गो, ठीक है, 25वें राज्य का दर्जा मिलता है। 25वें राज्य का इसे दर्जा दिया जाता है। कब दिया जाता है ये भी आपको ध्यान रखना। तो 30 मई, कब? 30 मई 1987 को क्या होता है? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। संविधान के अनुसार क्या होता है? संविधान में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। ये भी आपको यहां पर थोड़ी सी बातें याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको, अगर ये क्वेश्चन आप पहले लिख दोगे, अगर थ्योरी के लिखने से पहले एक बॉक्स आप बना लेना इस प्रकार से, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओ थ्योरिकल तो आप एक बॉक्स बना दो। अगर यहां पे आप इतनी चीजें लिख देते हो, इतनी चीजें,
कि गोवा स्वतंत्र कब हुआ, गोवा पर अधिकार कब हुआ। तो मतलब जो एग्जामिनर होता है, जो आपको कॉपी चेक करने वाला होगा, वो चेक कर लेगा आपकी मेंटल एबिलिटी के लिए कि आप में, आपके अंदर कितना दिमाग है ना। तो आपको ये क्या है, इस बॉक्स में पहले ही लिखना है। पहले जब क्वेश्चन डालेंगे तो क्वेश्चन के साइड में एक बॉक्स बनाते हैं, यहां पर उत्तर, उत्तर के साइड में यहां उत्तर, और यहां बनेगा एक बॉक्स, यहां लिखेंगे निम्न मतलब इंपोर्टेंट जानकारी, यहां लिखो इंपोर्टेंट जानकारी। उसके बाद में कुछ ऐसे इंपोर्टेंट लिखो जो कि क्या हो एग्जाम के लिए, जो आपके एग्जाम के लिए चेक करे कॉपी के लिए, उसे भा जाएं, है ना, उन्हें अच्छे लगे। अगर आपके अंदर इतनी मेंटेलिटी है तो आपके लिए 100% ज्यादा अंक देगा, ठीक है ना। अगर उसके अंदर समझ है तब टीचर के अंदर, तो 100% आपको नंबर देगा। तो आप अच्छे प्रकार से कॉपी को याद करो, अच्छे प्रकार से एक एक लेक्चर को लो, ठीक है ना, जो आपके लिए आगे कंपटीशन में आपको फायदा मिले और यहां पर भी आपके अच्छे नंबर देखने को मिले। तो यहां पर क्या होता है, गोवा पर 1510 में बात करेंगे, पुर्तगाली अधिकार करते हैं। गोवा मुक्त कब होता है, तो 19 दिसंबर 1961 में पुर्तगाली मुक्त करते हैं। गोवा को राज्य का दर्जा कौन सा दिया गया था, 26वां राज्य बना था। बात करें 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ था। 25वां राज्य संविधान का दर्जा कब दिया गया, तो आपको 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत 30 मई 1987 में दिया गया था। कब दिया गया था, आपको 30 मई 1987 में दिया गया था। यह भी आपको यहां पर ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलो अगले बढ़े, फिर अब बढ़ते हैं अपने पुर्तगालियों के पतन के कारण। चलो अब पुर्तगालियों के पतन के कारण देख लेते हैं। बात करेंगे लगभग एक शताब्दी तक पुर्तगाली शक्ति अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट, विशेष रूप से पश्चिमी तट पर सर्वोच्च रही। लेकिन अब यहां पर आपको देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी कहां पर है, बंगाल की खाड़ी कहां पर है, अरब सागर कहां पर है ना, ये आपको अभी हम बताएंगे, आपको पूरा मैप दिखाएंगे कहां पर क्या चीज है। अभी आप थोड़ा सा पढ़ो, अभी थोड़ा सा आप पढ़ो, ठीक है ना। बात करें लगभग एक शताब्दी तक पुर्तगाली शक्ति अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, भारत के समुद्र तट, विशेष रूप से पश्चिमी तट पर सर्वोच्च रही। तो हमारा भारत कौन सा, हमारा भारत इस प्रकार से नीचे है, तो इधर कौन सी पड़ती है, इधर पड़ती है बंगाल की खाड़ी। इधर कौन सी पड़ेगी, बंगाल की खाड़ी की बात करें तो समुद्र में जो पुर्तगाली शक्ति थी बहुत ही हार्ड थी, हम पहले से पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो समुद्र से ही व्यापार करते थे। और बात करें इधर पड़ता है भारत के अरब सागर, इधर कौन सा पड़ता है, इधर पड़ता है आपका अरब सागर। तो इस वाले क्षेत्र में समुद्र के और इस वाले क्षेत्र में क्या थी, जो पुर्तगाल थे उनका बहुत ही अधिकार था। कह सकते हैं यहां पर उनकी नौसेना क्या करती थी, राउंड मारती रहती थी, मतलब नौसेना में उनका एकाधिपत्य था, मतलब कह सकते हैं उनकी पावर थी, ठीक है ना। चलो अगले बढ़े। लेकिन पुर्तगाली भारत में स्थायी राज्य स्थापित करने में सफल रहे। जो स्थापित मतलब स्थायी राज्य उनका था, मतलब कह सकते हैं कि यहां पर सफल तो हो गए थे, क्योंकि लास्ट में गए, पहले आए थे तो सफल तो थे एक प्रकार से। अगले देखा जाए, अंत में गोवा, दमन और दीप को छोड़कर समस्त प्रदेश उनके हाथों से निकल गए थे। मतलब उनके पास बचा कौन सा था, गोवा बचा था, दमन और दीप बचे थे, जो पुर्तगालियों के हाथ में बचे थे। बाकी क्या हो गए, जब पतन होने को आया, जब उसका खात्मा होने को आया, तो बाकी सारे के सारे जो भी राज्य थे, जो भी इनकी रियासतें थी, वो सारी की सारी निकल चुकी थी इनके हाथों से। अब बात करें आगे, निकल गए। बात करें 1580 में स्पेन ने पुर्तगाल पर अधिकार कर लिया। अब ये पुर्तगाल कहां पर है, अब ये पुर्तगाल कहां पर है देखोगे, चलो दिखा देते हैं आपके लिए, ठीक है ना। अब आप पुर्तगाल देखो, पुर्तगाल है कहां पर, 1 मिनट बस, क्योंकि सब कुछ समझ में नहीं आएगा तब तक आप समझोगे नहीं, ठीक है ना। चलो देखो 1 मिनट की बस बात करते हैं। यहां पर आपको दिखाएंगे सारा कुछ एक ही बार मैप में दिखा दे रहे हैं आपके लिए कि है कौन सा चीज कहां पर है, ठीक है ना। चलो अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये पृथ्वी का मैप है हमारे, ये क्या है, पृथ्वी का मैप है, इसको बड़ा कर रहा हूं मैं, ये अपना भारत है। अब भारत के पड़ोस में जाएंगे, इसी को हम यूरोप बहुत देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। यूरोप है कहां पर, इसके बाद थोड़ा देखिएगा, ये जो क्षेत्र यहां पर दिख रहा है आपका, ये जो क्षेत्र जो है यहां से, ठीक है ना, ये जो क्षेत्र आपको यहां पर देखने मिलेगा, ये कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान छोड़ दीजिएगा, यहां पर इस प्रकार से, यहां पर इस प्रकार से बात करें, ये वाला क्षेत्र जो है, ठीक है ना, ये वाला क्षेत्र जो है यहां से लेकर इसकी बात कर रहे हैं, इसकी, ठीक है ना, ये क्षेत्र आपको देखने मिलेगा। ये क्या पड़ता है, ये पूरा की पूरा आपको यूरोप मिलेगा, क्या मिलेगा, पूरा की पूरा आपका यूरोप यहां पर देखने को मिल जाता है। और बात करें ये कौन सा है, ये फिर ये आपका अफ्रीका है। और ये बात करें ये कौन सा है, फिर ये आपका एशिया महाद्वीप देखने को मिल जाता है, ये महाद्वीप है। ये आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका मिलेंगे, इधर उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिण अमेरिका। ये कौन सा है, ये कौन सा है, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, ये
हाँ दक्षिण अमेरिका हो गया, ये यूरोप हो गया, ये एशिया हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ठीक है ना। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 और 7, 2 और होंगे। एक होगा तुम्हारा इंडोनेशिया, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, एक महाद्वीप हो गया। और नीचे पड़ेगा तुम्हारा कौन सा, एक नीचे होगा तुम्हारा अंटार्कटिका। नीचे कौन सा होगा, नीचे ये दिखेगा अंटार्कटिका, जो व्हाइट व्हाइट से आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये 7 महाद्वीप आपको देखने मिलेंगे जो हमने पहले पढ़े थे। कौन से, अंटार्कटिका नीचे होता है, ऑस्ट्रेलिया ये महाद्वीप मिलेगा आपके लिए, और बाकी क्षेत्र में देख लें आराम से, रुको भी। तो बाकी बात करें, ये वाला जो हिस्सा आपको देख मिलेगा, ये वाला जो हिस्सा आपको मिलेगा यहां से, ठीक है ना, यहां से जो हिस्सा देखने मिला है ये वाला, ये आपका कौन सा है, ये आपका हो जाएगा कौन सा, यूरोप हो गया। ये वाला आपका हिस्सा हो गया अफ्रीका। ये वाला जो बच जाता है यहां पर, ये मिलेगा आपको कौन सा, एशिया महाद्वीप, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, एशिया महाद्वीप। और ये आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, ये हो जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका, ठीक है ना। ये आपने यहां पर देख ली। अब चलते किसके ऊपर हैं, अब हम चलते हैं यहां पर देखेंगे कि जो ये जो हमने देखा था पुर्तगाल, पुर्तगाल हम पढ़ रहे हैं, पुर्तगाल है कहां पर, पुर्तगाल है कहां पर, इसको दिखाओ भाई। चलो अब बड़ा करते हैं, हल्का हल्का सा बड़ा करते हैं जो कि आपको दिखे बिल्कुल आराम से। अब यहां पर देखो पुर्तगाल कहां पर, ये हमारा क्या है, ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत यहां पर है। अब यहां पर देखो, यहां से एक रास्ता कहां जाएगा, क्योंकि यहां पर आए थे, यहां पर क्या है केरल, कोचीन, कोचीन में पुर्तगाल आए थे। यहां से कहां जाएंगे, यहां से एक रास्ता तो इनका ये था, यहां से होते हुए, इराक से होते हुए, यहां से होते हुए, ये जो आपको अरब सागर मिलेगा, अरब सागर से होते हुए कहां पर, पुर्तगाल आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। पुर्तगाल के लिए क्या करते थे, ये यात्रा करते थे, ठीक है ना। और देखो स्पेन जो हमें सुन रहे थे, स्पेन कहां पर है, स्पेन देखो ये वाला स्पेन है, इतना हिस्सा स्पेन है, और ये छोटा सा आपको दिख रहा है इधर वाला, ये क्या है, ये पुर्तगाल है, ठीक है ना। तो आपको दूसरा फिर रास्ता कौन सा था, दूसरा रास्ता इनका एक ये था, यहां से होते हुए, और यहां पर आपको मिलेगा लाल सागर, ये वाला लाल सागर, ये लाल सागर को होते हुए फिर अरब सागर से होते हुए कहां जाते थे, फिर ये पुर्तगाल जाते थे। तो इनके 2 रास्ते थे, क्या थे इनके 2 रास्ते थे, जो हम 3 दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं इसके बारे में। तो हमने सोचा आपको पहले पढ़ लिया जाए, पहले समझ लोगे, उसके बाद में आपको मैप दिखाएंगे तो समझ में आएगा कि हाँ ऐसे ऐसे रास्ता थी, हाँ जी ऐसे ऐसे रास्ता थी। तो अब आपको सबका सारे के सारे याद रखेंगे कि यहां से जब स्टार्ट करेगा, यहां से ये वाला, यहां से जब स्टार्ट करेगा तो यहां पर जो आपको मिलेगी कौन सी, यहां पर एक संधि देखने मिलती है, यहां पर एक संधि मिलेगी जिसे कहते हैं कौन सा, हारमुज। यहां पर जो आपको देख मिलेगा, यहां पर मिलेगा हारमुज। अभी पढ़ लो इसके लिए, क्योंकि आगे हमारे देखने मिलेगा। हारमुज पर पुर्तगालियों का अधिकार हुआ था, आपको देखा था ना, हारमुज पर पुर्तगालियों अधिकार क्या था, वो कहां पर है, यहां पर। जो किस किस के बीच है, नीचे पड़ेगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात पड़ता है नीचे, संयुक्त अरब अमीरात, और इस ओर पड़ता है इसका इराक, इस ओर आपको इराक मिलेगा। इराक और यूएई के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, बीच की संधि जो करती है, यहां पर होती है कौन सी, हारमुज। हारमुज की संधि देखने मिलती है, जिस पर पुर्तगालियों ने अधिकार किया था। क्योंकि तभी तो यहां से जाएंगे, जब हारमुज पर अधिकार कर लिया तभी ये लोग क्या करने लगे, पहले इधर से जाते थे, पहले इतना घूमकर उन्हें जाना पड़ता था, पहले यहां से होते हुए, अरब सागर से होते हुए, क्योंकि अरब सागर पड़ेगा इधर, उधर बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर से होते हुए कहां पर, लाल सागर को पार करते हुए फिर अरब भूमध्य सागर से होते हुए कहां जाते थे, ये पुर्तगाल जाते थे। मगर उन्होंने क्या किया, शॉर्ट रास्ते को खोज की, उन्हें कहा इतना यहां पर घूम फिर मत करो, थोड़ा सा यहां से शॉर्ट मार देते हैं। फिर ने क्या किया, हारमुज पर अधिकार किया। हारमुज पर अधिकार करने के बाद में फिर क्या किया, यहां से ये सीधे यहां से निकलने लगे अरब सागर के लिए, सीधे अरब सागर जाते हुए कहां पर, यूरोप की ओर, अपने देश की ओर जाने लगे, व्यापार करने लगे। समझ में आ गया ना। और बात करते हैं, कुछ रास्ते इधर की ओर जाते थे, कुछ जो इधर जो व्यापार करते थे लोग वो इधर से जाते थे। एक यहां पर मिलेगी आपको मलक्का संधि, कौन सी, मलक्का संधि, जो इधर के देश हुआ करते थे, जैसे रूस हो गया, ठीक है ना, चाइना हो गया, ये देश कहां जाते थे, ये देश इधर से होते हुए जाते थे, इधर से देश से हुए क्या करते थे, व्यापार करते थे। मगर इधर भी किसका अधिकार था, पुर्तगालियों का अधिकार था, क्योंकि वह टैक्स लेते थे उनसे कि भाई टैक्स दो तभी आने देंगे अपने क्षेत्र में हम। तो बात करते हैं यहां पर आपको मिलेगी मलक्का संधि, क्या मिलेगी, यहां पर मलक्का की बात करें, यहां पर आपको क्या मिलेगी, यहां पर मलक्का जल संधि देख मिलती है, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। इंडोनेशिया नीचे मिलेगी, मलेशिया ऊपर मिलेगी। ये देखो मलेशिया है, इधर इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में से एक रास्ता हो जाता है समुद्र का, जिसे क्या कहते हैं, मलक्का जल संधि कहते हैं। इस मलक्का जल संधि पर भी किसका अधिकार था, इस पर भी पुर्तगालियों का अधिकार था।
ना तो वे इधर से आने देते थे किसी देश को और ना ही इधर से आने देते थे किसी भी देश के लिए। बंगाल की खाड़ी में भी इनका अधिकार था और बात करते हैं अरब सागर में भी भारत के इनका अधिकार था। पूरे क्षेत्र में किसका, पुर्तगाली ही पुर्तगाली छाए हुए थे, जो भी आता था उनसे टैक्स लेते थे। अब हम चलते हैं आगे, इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये हमने जाना कि अरब सागर कहां पड़ता है, रास्ते में पड़ेगा यहां पर, यहां पड़ेगी कौन सी, हारमुज की संधि, ठीक है ना। ये यहां पर क्या पड़ेगा, यहां पर पड़ेगा हमारे लाल सागर, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको यहां पर ध्यान रखना है। और ये जो अपना है यहां पर, ये कौन सा, हिंद महासागर नीचे मिलता है, इंडिया के नीचे है पानी पानी, तो ये क्या मिलेगा, हिंद महासागर। ये कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर। ये क्षेत्र पूरा प्रशांत महासागर, इस साइड में, इस साइड में आओगे प्रशांत महासागर है, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जहां पर थे ये हमने जानकारी ली कि हाँ कहां कहां गुजरता है। अगर आपको माइंड में फिक्स होगा कि हाँ हमने पढ़ रखा था कि ऐसे ऐसे रास्ता गुजरता है, तो आराम से हम एग्जाम में लिख सकते हैं। तो इतना आपको मैप में अपनी कॉपी पर बना लेना है कि शॉर्ट बना ले, शॉर्ट में रास्ता, कि ये रास्ता कहां से गुजरता था और ये रास्ता कहां से गुजरता था, इधर रास्ता कौन सा था, ये शॉर्ट में अपनी कॉपी पर नोट्स बना लेना है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। अब चलते हैं अपने कहां पर, अब चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। कहां तक पहुंच गए थे, हम पहुंच गए थे कहां तक, देखो दमन और दीप को छोड़कर समस्त प्रदेश उनके हाथों से निकल गया था। अब सिर्फ कौन से बच गए, गोवा बच गया, दमन बच गया और दीप उनके हाथों में ही बच चुका था और बाकी सब उनके हाथों से निकल चुके थे। कौन कौन से निकल चुके थे इनके बारे में बात करेंगे। 1580 में स्पेन ने पुर्तगाल पर अधिकार कर लिया, क्योंकि स्पेन छोटा सा था, स्पेन उसी के पास में पड़ता है, पुर्तगाल छोटा सा है, स्पेन बड़ा है, अभी हमने देखा था, है ना। तो बात करते हैं 1580 में क्या कर लिया, स्पेन ने पुर्तगाल पर अधिकार कर लिया। और बात करते हैं 1641 में क्या कर दिया, जो कौन थे, जो डच थे, डचों ने मलक्का पर अधिकार कर लिया। अभी हमने देखा था ना, इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में रास्ता था, उस पर किसका अधिकार हो गया, डचों का अधिकार हो गया। डचों ने मलक्का पर अधिकार कर लिया, कितने, 1641 में। 1628 में ईरान ने हारमुज पर अधिकार कर लिया, क्योंकि ईरान के पड़ोस में पड़ता है हारमुज, ईरान और यूएई, अभी हमने देखा था, है ना। बात करते हैं कि 1628 में ईरान ने हारमुज पर भी क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और 1629 ईस्वी में शाहजहां ने हुगली कहां पड़ती है, हुगली पड़ेगी आपको किसकी, हुगली नदी पर आपको देखने मिलेगा कौन सा, पश्चिम बंगाल कोलकाता, है ना, पता है ना। तो वहां पर एक नदी बहती है, वहां पर एक संधि देखने लगी, हुगली जल संधि। तो वहां पर किसने अधिकार कर लिया, वहां पर शाहजहां ने अधिकार कर लिया कि यहां तो भाई मेरा अधिकार रहेगा। अब बात करते हैं 1739 में मराठों ने बेसिन पर अधिकार कर लिया। मराठों ने कहां पर, बेसिन। अब ये बेसिन क्या है, बेसिन आप हो गए गुजरात का एक शहर देखने मिलेगा, कौन सा, गुजरात। ये गुजरात में पड़ता है, कहां पर, गुजरात में। तो गुजरात में किसने कर लिया, मराठों ने अधिकार कर लिया इनको हराकर, है ना। गुजरात में एक बेसिन क्षेत्र मिलेगा, वहां पर किसने, इसने अधिकार कर रखा था, किसने, मराठों ने अधिकार कर लिया 1739 में। तो ये डेट आपको याद करना पड़ेगी थोड़ी सी, है ना, क्योंकि इंपोर्टेंट है, और अगर याद कर लोगे तो कंपटीशन में भी आपको क्या करेंगे, फायदा करेंगे। लिया। बात करते हैं 1756 ईस्वी में लंका पर डचों ने अधिकार कर लिया। अब ये लंका कौन सा है, इसके बारे में अलग छोड़ो, ये लंका कोई जगह है ना, कोई जगह है भारत में वो होती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, डचों ने अधिकार कर लिया, लंका नहीं, लंका श्रीलंका के साइड में होगी, वही लंका होगी, ठीक है ना। चलो बात करते हैं 1756 ईस्वी में लंका पर डचों ने अधिकार कर लिया। इस प्रकार एक शताब्दी के बाद उसका पतन हो गया। मतलब पूरी प्रकार से पतन नहीं हुआ था, पूरी प्रकार से पतन नहीं हुआ था, मगर हाँ व्यापार पर उसका क्या हुआ था, मतलब एक बार से व्यापार बिल्कुल छिन्न भिन्न हो चुका था। वो खुद अपने ही देश में जाते थे, वहीं पर व्यापार करते थे, ठीक है ना, बाकी देश यहां पर आना बंद हो गए थे। बात करते हैं 1756 ईस्वी में लंका पर डचों का अधिकार हो गया। इस प्रकार एक शताब्दी के बाद उनका पतन हो गया। बात करते हैं, कौन कहते हैं, रॉलिंसन कहते हैं, कौन, रॉलिंसन, रोते हुए कहते हैं, क्योंकि कौन जा रहे हैं, पुर्तगाल, गाल पे मारा थप्पड़ तो कौन रोने लगे भाई। अब ऐसे याद कर लेंगे, रॉलिंस, कौन आएंगे फिर, रॉलिंस कहते हैं। रॉलिंस एक कह सकते हैं वित्तज्ञ है, कवि है, क्या कहना है, रॉलिंस ने इनके पतन के बारे में लिखा है। क्या लिखा है रॉलिंस ने, तो रॉलिंस अपने बारे में कुछ शब्द लिखते हैं इसके बारे में कि इसके पतन का मुख्य कारण यह था कि वे समुद्र पर अपनी शक्ति को सुरक्षित नहीं रख पाए, क्योंकि समुद्र पर किसने अधिकार कर लिया, पुर्तगाल, और बात के स्पेन और पुर्तगाल की एकता स्थापित हो जाने के कारण स्पेन में
आर्मेडा पराजय का प्रभाव पूर्व में पुर्तगाली पर भी पड़ा, अन्य कारण भी क्रियाशील रहे थे। मतलब यह है जब इसने किससे, स्पेन से युद्ध किया था तो वहां पर बहुत सारी धन की हानि हुई थी, तो इस वजह से यह भी प्रभाव यहां पर देखने को एक मिल जाता है। अगले देखेंगे, कोई धन की हानि होगी तो धन भी कहीं ना कहीं से आएगा ना आएगा। चलो अगले बात करेंगे, अन्य कारण भी क्रियाशील थे जिनके कारण उनका पतन कैसा था, आवश्यक ही था। ऐसे कर लो, ये अटपटा बड़ है, यहां पर आपको अवश्य में संभावी हो गया था, मतलब अवश्य ही संभव हो गया था, इस प्रकार से आप यहां पर लिख सकते हो, ठीक है ना। बात करेंगे वास्को डी गामा और कौन था, वास्को डी गामा और अल्बुकर्क, क्योंकि अल्बुकर्क क्या था, वास्तविक संस्थापक था, इसीलिए हम फ्रांसिस्को डे अल्मेडा का नाम नहीं लेते, हम किसका नाम लेते हैं, हम लेते हैं अल्बुकर्क का नाम। अल्बुकर्क ने, वास्को डी गामा और अल्बुकर्क ने जिस महान संरचना का निर्माण किया था उसमें स्थापित्व के तत्व नहीं थे, मतलब उसे स्थापित करने के, मतलब जो इन्होंने बीज बोए थे, अगर आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो तो आप देख रहे हो इन्होंने इनका यहाँ की महिलाओं पर अत्याचार किए थे, है ना, उनसे जबरदस्ती शादी की थी, पंडितों पर नरसंहार किए थे, जो पंडित वगैरह हुआ करते थे कि धर्म प्रदर्शन क्या करो, आप ईसाई बनो, पादरी बनो, आप पंडित नहीं बनोगे। तो ऐसे बहुत सारे अत्याचार यहां पर देखने मिले, मुस्लिम को खसरिया मार दिया करते थे ये लोग, हाँ, तो ऐसे आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। बात करेंगे भारत में पुर्तगाली उपनिवेशीवाद या व्यापारी के रूप में नहीं बल्कि धर्म सैनिकों के रूप में आए थे, ये धर्म का प्रदर्शन करने आए थे, धर्म का प्रचार करने आए थे। ये हम बहुत 3 क्लासें पढ़ रहे हैं, अगर आप पर डे क्लास पढ़ रहे हो, एक एक क्लास ले रहे हो तो 100% और सोचते समझते हुए चल रहे हो, एक एक क्लास को बातें जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुन रहे हो, तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला, और आराम से झंडा गा के आने वाले हो, ना कुछ सोचना ना कुछ समझना, सिर्फ आप क्लास को देखना है, कुछ मेन पॉइंट्स ही याद करना है आपके लिए। बात करेंगे, इससे उन्होंने इसे क्या अत्याचारपूर्ण कार्य किए और स्थानीय निवासी उनसे घृणा करने लगे। जब भी उनकी माँ बेबी बेटियों से क्या करोगे, आप अत्याचार करोगे, उनसे जबरदस्ती शादी करोगे, तो भाई कुछ ना कुछ तो यहां पर क्यों देखने को मिलेगा। वास्को डी गामा के अनुयायियों के लिए यह साधारण बात थी कि किसी वास्को डी गामा का अनुयायी, मतलब वास्को डी गामा के जाने के बाद में जो भी अनुयायी आए होंगे उनकी बात यहां पर हो रही है, जैसे हमारे अल्बुकर्क हो गए, ठीक है ना, फ्रांसिस्को डे अल्मेडा हो गया, नीनो हो गया, ये लोग, या इनके बात करते हैं इनके साथ में जो भी आए होंगे, ठीक है ना, जहाजी बेड़ा, वे लोग हो जाते हैं। तो बात करेंगे अरब के मुंह में भूसा भरकर उस पर सुअर का मांस बांध दिया जाए, किसी ब्राह्मण या गुप्तचर के कान काटकर कुत्ते के काट वहां पर लगा देना। बात करते हैं बंदियों का संहार करना, और बात कर अंग विच्छेदन, जो पंडित वगैरह जो बंदी थे, बंदी वगैरह जो वहां के जो लोग होते हैं, बंदियों का संहार करना और अंग विच्छेदन करना, अंग को काट देना तथा उनका यातनाएं देना अपवाद ना होकर सामान्य बात थी इनकी, तो है ना, ये सामान्य बात थी कि हम कर सकते हैं और करते थे, ठीक है ना। अगले देखा जाए तो बात करते हैं वस्तुतः पुर्तगाली समुद्री कप्तान के व्यापारिक तरीकों में डकैती, क्योंकि क्या करते थे ये लोग जो माल खरीदते थे कि भाई दूसरे लोग यहां पर आ रहे हैं, क्योंकि अरबों से इनका समझौता हो चुका था कि आप आओ व्यापार करो और जाओ, है ना, हमें टैक्स दो, इस प्रकार से यहां पर ये लोग करते थे। मगर क्या हुआ, जो ये माल बेचते थे उसी को ही रास्ते में यही लोग क्या करते थे, लूट लिया करते थे। इनकी ये बहुत ही बड़ी कमी हो जाती है। बात करें वस्तुतः पुर्तगाली समुद्री कप्तानों के व्यापारिक तरीकों में डकैती लूटमार का अधिक प्रभाव था, मतलब जैसे ये माल दिया रास्ते में पहुंचा और खुद ही ने ही लूट लिया, है ना। चलो, व्यापारिक लाभ वैध व्यापार से तथा अरब सागरों को लूट कर प्राप्त किया करते थे। जो व्यापारिक जो लाभ हुआ करता था वो वैध व्यापार करते थे, उन्हीं को ये लूट लिया करते थे। बात करते हैं भारतीयों के लिए उन्होंने जिस निर्दयता का व्यवहार किया वह उस युग की निर्दयता के से भिन्न निम्न प्रकार थी। इसके अतिरिक्त यूरोप में प्रोटेस्टेंट देश इंग्लैंड हॉलैंड अधिक व्यावहारिक था, कैसे थे, शक्तिशाली थे। बात करें प्रोटेस्टेंट में देश आपको देखने मिलेंगे, कौन सा, इंग्लैंड हो गया, हॉलैंड हो गया, रूस हो गया, ये बहुत ही शक्तिशाली देश देखने को मिल जाते हैं। ये तो सिर्फ छोटा सा था यूरोप, मगर आप देख सकते हो फिर भी अगर ये देश भारत और पूर्व में नहीं आते तो फिर पुर्तगाली शक्ति का पतन निश्चित था, ठीक है ना, तब भी निश्चित था। अगर पुर्तगाली नहीं भी आते, ये देश ना भी आते, इंग्लैंड वगैरह हॉलैंड डच वगैरह ना भी आते, फिर भी क्या होता, फिर भी निश्चित था, क्योंकि इन्होंने अत्याचार बहुत कर रखा था।
अगले देखा, पुर्तगाली शक्ति का पतन निश्चित था। दक्षिण में मुगल सम्राट के विस्तार से ये मराठों के अंतर्गत हिंदू शक्ति के उत्थान से उनका पतन हो जाता। अगर ये लोग नहीं आते, डच वगैरह, इंग्लैंड वगैरह, है ना, तब भी हम क्या कर सकते, तब इसका पतन हो जाता, क्योंकि मराठा वगैरह बढ़ रहे थे, मुगल साम्राज्य बढ़ा रहे थे, है ना। बात करें, अतः पुर्तगालियों का पतन अनेक कारणों का परिणाम था, जो इस प्रकार जाता है। अब इसके कारण के परिणाम देखेंगे, पतन के कारण कौन कौन से रहे, ठीक है ना, पतन के कारण कौन कौन से। अब तुमने ओवर भी देखा, क्योंकि ओवरव्यू आपको लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो नंबर अच्छा मिलेगा नहीं, है ना। तो ओवरव्यू तो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, तो आपको भी समझना पड़ेगा और याद भी करेंगे कुछ हेडिंग, ठीक है ना। आप इसका शॉर्ट नोट्स बनाना, जो याद करने की चीजें हैं, शॉर्ट नोट्स। अगले देखेंगे, धार्मिक अत्याचार, किसकी बात कर रहे हैं, धार्मिक अत्याचार की बात कर लेते हैं हम। तो बात करते हैं, पुर्तगालियों ने निसंग धार्मिक अत्याचार किए। कैसे के निसंग धार्मिक अत्याचार किए, और बात को उन्होंने मंदिरों और मस्जिदों को नष्ट किया और बलपूर्वक हिंदुओं और मुसलमानों को ईसाई बनाया, क्योंकि पादरी थे। बात करते, इन्होंने धार्मिक न्यायालय स्थापित किए, जो अत्याचार और पीड़ित उत्पीड़न के लिए साधन थे। जो धार्मिक इनके जो अनुष्ठान थे, उनमें क्या करते थे, उनमें ये लोगों को मारा पीटा और उनसे अत्याचार करके अपना धर्म का जबरदस्ती, मतलब उनको थोप दिया करते थे कि आप ईसाई बनो। ईसाइयों के अतिरिक्त अन्य धर्मावलंबियों की धार्मिक स्वतंत्रता छीन ली गई और अंग भंग जैसे कठोर दंडी आते थे। जो लोग नहीं मानते थे उनको क्या करते थे, उनका अंग भंग, मतलब उनके जो गुप्त अंग वगैरह होते हो काट कर और फेंक दिया करते थे, ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ये तो हमने पहली हेडिंग देखी धार्मिक अत्याचार के बारे में। चलो दूसरी की हेडिंग की ओर चलते हैं। दूसरा पतन का कारण क्या था, दूसरे पतन की कारण क्या है, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। कैसी थी, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था थी। देखते हैं इसके बारे में। तो पुर्तगाली शासन व्यवस्था अत्यंत दुर्बल, कैसे थी, अत्यंत दुर्बल और भ्रष्टाचारी थी। कैसे थी, भ्रष्टाचार से परिपूर्ण थी। अधिकारियों की नैतिक स्तर में निम्न कोटि का था। वे इतने भ्रष्ट थे कि केवल व्यक्तिगत और बात करते हैं स्वार्थों की पूर्ति के लिए कार्य करते थे। मतलब जो वहां के कर्मचारी थे वो उतना ही काम करते थे, भ्रष्टाचार थे ज्यादा ज्यादा, है ना, कि जिसे रिश्वत दिया बस काम हो गया। तो इस प्रकार से आप अब भी देखते हो इसके बारे में, तो आप इसको बनाकर लिख सकते हो। आगे देखा जाए, बात करें धन, मगर फिर भी आपको एक बार वीडियो को जरूर देखना चाहिए शुरू से लास्ट तक कि हाँ क्या क्या यहां पर कही गई है, ठीक है ना। बात करें धन लोलुपता के साथ साथ वे अहंकारी और अत्याचारी थे। उन्होंने कानून और व्यवस्था स्थापित करने में काफी प्रयत्न नहीं किया। मतलब कानून जो व्यवस्था थी वो हार्ड नहीं बनाई। अगर हार्ड बनाते तो भ्रष्टाचार नहीं होता, ना ही क्या होता, ना ही समुद्र में लूटपाटे होती, तो और क्या होता, तो अब भी क्या होता, अब भी हमारे देश पर इन लोगों का अधिकार होता, ठीक है ना। चलो तो बात करते हैं उनकी न्याय व्यवस्था और पक्षतापूर्ति, अतः स्थानीय जनता उनके विरुद्ध थी। बात करते हैं 1580 ईस्वी के बाद जब पुर्तगाली स्पेन के अधीन में चला गया। पुर्तगाली पर किसने अधिकार कर लिया, स्पेन ने अधिकार कर लिया। कब अधिकार कर लिया, तो आपको 1580 में। 80 आपको ध्यान रखना है। पुर्तगाल, गाल कैसे हैं, गाल हैं अच्छे, गाल कैसे हैं, गाल हैं अच्छे, ऐसे याद कर सकते हो। तो पुर्तगाल पर किस स्पेन ने अधिकार कब कर लिया, 1580 में अधिकार कर लिया। कोई ऐसा वायसराय भारत में नहीं आया जो भ्रष्टाचार को रोकता। अगर भ्रष्टाचार को रोकता तो इनका अधिकार और भी ज्यादा चलता और व्यापार ये अच्छी प्रकार से यहां से धन लूट पाते, ठीक है ना। चलो अगले देखा जाए, बात करेंगे व्याप्त स्थल व जल का अभाव, व्याप्त स्थल व जल सेनाओं का अभाव की बात कर ले। किसकी, तो जल सेना का। ये अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको कलर चेंज कर देंगे इस कलर के लिए, ठीक है ना, इस कलर को चेंज करेंगे कलर से। चलो बात करें व्याप्त स्थल बाद जल सेनाओं के अभाव की बात कर लें। तो जल सेनाओं का अभाव क्या क्या था इसके बाद देख लेते हैं। तो पुर्तगालियों की साम्राज्यवादी नीति का आधार कैसा था, सुदृढ़ नहीं था, मतलब हार्ड नहीं था कि वो व्यापारिक नीति में वो हार्ड पर ला पाते, वो नहीं था। उनके पास स्थल सेना का अभाव था, क्योंकि जल सेना इनकी हार्ड थी, स्थल सेना तो हार्ड थी ही नहीं। हम 3 दिन से पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में। बात करेंगे अधिकतर क्षेत्रों पर उनका प्रभावी नियंत्रण स्थापित नहीं हो सकता था। उनके पास शक्तिशाली नौसेना भी नहीं थी। जब शक्तिशाली अंग्रेजी और डच नौसेना का उत्थान हुआ तो उनका सामना नहीं कर सके पुर्तगाली। बात करते हैं उनका मूल कारण यह भी था
कि पुर्तगाली एक छोटे देश था। पुर्तगाली कैसा था? एक छोटा देश था। ये भी एक मूल कारण जाता है जो हमने अभी मैप में देखा था। बात करेंगे जनशक्ति और धन स्रोतों के मामले में उनके साधन सीमित थे और भारतीय क्षेत्रों पर वे नियंत्रण स्थापित कर सकते थे, है ना। चल, तो इन्होंने स्थापित किए भी थे, लास्ट में गए थे, पहले आए थे, आप देख सकते हो, है ना। तो बात करते हैं यहां पर देखेंगे दूषित व्यापारिक, कौन सा? दूषित व्यापारिक नीति, मतलब दूषित मतलब दोष से परिपूर्ण क्या थी? इनकी व्यापारिक नीति थी, है ना। तो देखेंगे क्या थी। तो बात करेंगे पुर्तगालियों का उद्देश्य व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करना था। वे किसी प्रतिस्पर्धा को सहन करने की तैयार नहीं थे कि प्रतिस्पर्धा की जाए, कि अरबों को यहां पर लाया जाए और हम में क्या कर जाए, कंपटीशन किया जाए व्यापार में, सिर्फ हम ही करेंगे और कोई यहां पर व्यापार नहीं करेगा। इससे उनका विरोध होने लगा। इससे क्या होने लगा? दूसरी कंट्री जो थी इनके विरोध करने लगी। इसके अतिरिक्त पुर्तगाली व्यापार को राज्य द्वारा आरंभ किया गया, है ना। बात करते हैं पुर्तगाली व्यापार को राज्यों द्वारा आरंभ किया गया था और उस पर राज्य का नियंत्रण था। बात करते हैं अतः पुर्तगाली अधिकारी व्यापार की अपेक्षा करने व्यक्तिगत लाभों पर अधिक ध्यान देते थे। व्यक्तिगत जो लाभ हुआ करता था उस पर ज्यादा ध्यान दिया करते थे। वे समुद्र तट पर दूसरे जहाजों को लूट लेते थे, क्योंकि खुद का माल बेचते थे कि भाई आओ यहां से माल ले जाओ, हमें टैक्स दो और रास्ते में जाकर हम ही तुमको लूट लेंगे। ये काम ये किया करते थे। बात करते हैं इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि अन्य व्यापारियों ने पुर्तगालियों से व्यापार करना बंद कर दिया, क्योंकि जब खुद लूट लेंगे तो क्या होगा, कभी ना कभी तो पोल खुलेगी। जब भी पोल खुली तो उनका क्या हुआ, उनका व्यापार फिर बंद कर दिया गया। तो बात करते हैं पुर्तगाली व्यापार करना बंद कर दिया गया। पुर्तगालियों से व्यापार जो कर रहे थे अरबी वगैरह और बात करें यूरोप के देश, तो उन्होंने क्या कर दिया, व्यापार करना फिर बंद कर दिया। एक अन्य कारण यह भी था कि पुर्तगालियों ने तटीय प्रदेशों पर अधिकार किया, उन्होंने पृष्ठ प्रदेश पर अधिकार नहीं किया था। मतलब उन्होंने अधिकार तो किया मगर कहां पर, जो समुद्री के इलाके थे उन पर अधिकार किया, क्योंकि ये क्या करते थे, समुद्र ही इनकी क्या थी, एक प्रकार से ताकत थी। मगर समुद्र में उतनी भी ताकतवर नहीं थे, क्योंकि इनका छोटा सा देश था, इसलिए इनके पास सीमित धन था, सीमित धन, सीमित वैल्यू, हर चीज सीमित थी, ठीक है ना। चलो देखा जाए अगला, पृष्ठ देश पर अधिकार नहीं किया था। पृष्ठ मतलब भूभाग पर। तो बात करेंगे इससे वे व्यापार का विकास नहीं कर पाए और तटीय प्रदेशों में उनकी स्थिति कैसी रही, दुर्बल बनी रही, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, इनका पतन देखने को मिल जाता है। और भी कारण है, इनको भी देखेंगे हम। चलो अब बात करते हैं, इसको देखेंगे। यहां देखा है दक्षिण में मुगल साम्राज्य का विस्तार। दक्षिण में कहां पर, दक्षिण में मुगल साम्राज्य का विस्तार यहां पर देखने को मिल जाता है। अब क्या कर रहे हैं, पहले कहां थे, महाराष्ट्र में थे। मराठा कहां थे, महाराष्ट्र में क्या थे, मुंबई। महाराष्ट्र में कौन मिलते हैं, मराठा आपको मिलेंगे, ठीक है ना। नाथूलाल गोष्ठे वगैरह, सॉरी जो शिवसेना के जो है वो कहां के हैं, सारे के सारे मराठा हैं वहां पे, है ना। तो मराठा कहां रहते थे, महाराष्ट्र में, पुणे के एयर में, पुणे के आसपास में ये लोग रहते थे। मगर उन्होंने क्या कहा, बेसिन पर अधिकार कर लिया। जो इनके कब्जे में था वो कहां पर था, गुजरात में था। वो कहां था, गुजरात में था। तो इनके बारे में हम देखेंगे। तो बात करेंगे दक्षिण में मुगल साम्राज्य के विस्तार होने से भी पुर्तगालियों की स्थिति दुर्बल हो गई। किसने, दक्षिण में मुगल साम्राज्य के विस्तार, मुगल साम्राज्य देखा है, अच्छा, ठीक है ना। मुगल साम्राज्य, तो मुगल साम्राज्य ने किस पर अधिकार किया था, शाहजहां ने। तो शाहजहां ने किया था किस पर, अभी हमने देखा था। शाहजहां ने किस पर अधिकार किया था, आप हो गए, हुगली पर अधिकार किया था। ये पश्चिम की बात होगी, दक्षिण पश्चिम की बात होगी, हाँ ठीक है। तो ये पुणे में नहीं होगी, पुणे में तो किसने किया था, मराठों ने किया था। ये मुगलों की बात हो रही है यहां पर, ये हुगली पर करेंगे। दक्षिण में मुगल साम्राज्य का विस्तार, तो दक्षिण में मुगल साम्राज्य के विस्तार होने से भी पुर्तगालियों की स्थिति दुर्बल हो गई थी जब वे मालाबार तट पर आई। कहां पर, मालाबार कहां पर है, मालाबार कहां पर है, मालाबार तट पर आए थे। कोचीन सबसे पहले यहीं तो आए थे, ठीक है ना। चलो कब्बक डाबू, है ना, कब्बक डाबू नाम के द्वीप पर आए थे। बात करते हैं उस समय वहां छोटे छोटे राज्य थे जिनके पारस्परिक विवादों से लाभ उठाकर उन्होंने अपनी शक्ति की स्थापना की थी। यहां तक कि विजयनगर और बहमनी राज्य भी उनका विस्तार नहीं रोक सके थे, है ना। जो विजयनगर और बहमनी राज्य के थे ना,
हरिहर बुक्का और हम्पी, तो इन्होंने भी क्या था, इन्होंने भी क्या किया था, इसको नहीं रोक पाए थे। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य में व्यापारिक अधिकार भी प्राप्त किए थे। ये तो बात की बात है ना, हरिहर बुक्का तो बाद में आते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं, उस समय की बात हो जाती है। हाँ, तो उस समय की बात ये भी चल रही है, उस समय हरिहर बुक्का ही थे। आगे बढ़ते हैं। जो विजयनगर और बहमनी राज था, वहां कर भी जो राजा थे वो भी इसका विस्तार नहीं रोक पाए थे। धड़ाधड़ क्या कर रहे थे, पुर्तगाली व्यापार, मतलब व्यापार भी कर रहे थे और विस्तार भी हल्का हल्का कर रहे थे समुद्र के आसपास के इलाकों में। उन्हें विजयनगर राज्य में व्यापार अधिकार भी प्राप्त थे। उनके पतन में पुर्तगाली व्यापार की आघात पहुंचा। मुगल साम्राज्य के विस्तार से अब वे स्थानीय विवादों से लाभ नहीं उठा सकते थे। शाहजहां ने उन्हें दंडित किया और उन्हें हुगली छीन ली। शाहजहां ने क्या किया, उनको दंडित किया और उनसे क्या छीन लेते हैं, उनसे हुगली छीन लेते हैं। क्या कर लेते हैं, उनसे हुगली छीन लेते हैं। कब छीनते हैं, 1629 में। ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है, 1629 में क्या करते हैं, ये हुगली उनसे छीन लेते हैं। बात करेंगे शक्ति के उत्थान से पश्चिम तट तक विस्तार उनका रुक गया, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं, हुगली तक कौन पहुंच गए, हुगली पर तो शाहजहां ने अधिकार कर लिया। अब हुगली से ये तो अगले बढ़ेंगे नहीं, तो हुगली तक इनका अधिकार वहीं पर फिर क्या हो गया, सीमित हो गया, वहीं पर रुक गया। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। और कारण क्या था, और कारण था पुर्तगाल पर स्पेन का अधिकार, क्योंकि पुर्तगाल पर क्या किया, पुर्तगाल पर स्पेन ने अधिकार कर लिया 1580 में। तो बात करेंगे 1580 में स्पेन ने पुर्तगाल पर अधिकार स्थापित कर लिया। इससे पुर्तगाल की राजनीतिक और व्यापारिक स्वतंत्रता नष्ट हो गई और भारत में उनके हितों की उपेक्षा हुई। इसके अन्य दुष्परिणाम भी थे। स्पेन की रुचि पश्चिमी में अमेरिकी प्रदेशों में थी और वह यूरोप में अपनी सर्वोच्च सत्ता बनाए रखना चाहते थे, क्योंकि यूरोप में क्या करते थे, सर्वोच्च सत्ता बनाए रखना चाहते थे। बात करते हैं यहां पर, इसका परिणाम यह हुआ कि पूर्व में पुर्तगाली उपनिवेशों ने स्पेन में रुचि नहीं ली और जो स्पेनिश अधिकारी पूर्व में भेजे गए थे वो कैसे थे, वो अयोग्य थे। वो कैसे थे, वो अयोग्य थे, ठीक है ना, मतलब अयोग्य, मतलब वो अच्छे नहीं थे। एक प्रकार से कह सकते हैं वो जनता के लिए खुश नहीं रख पाए। देखो, जनता खुश रहेगी, जैसे आजकल राजनीति होती है, अगर जनता खुश है तो आपको वोट देगी, अगर जनता खुश नहीं है तो वोट नहीं मिलेगा। तो वही उस समय का भी हिसाब होता है। अगर आप मान लेते हैं कि आज अधिकार कर लोगे तो एक दिन क्या होगी, बने तो आप जनता से ही होता है, जनता आपको बिगाड़ सकती है, ठीक है ना। तो वही बात यहां पर आती है। तो भेजे गए वे कैसे अयोग्य थे। इनके साथ ही पुर्तगाली को यूरोपीय मामलों में फंसना पड़ा था और इसके साथ ही पुर्तगाल को यूरोपीय मामलों में फंसना पड़ा और उसके साधनों का अपव्यय हुआ, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपके इतने ये देखने मिलेंगे और देखते हैं, क्योंकि हम सारे देख लेंगे तो हमें एक ना कि याद रहेगा एग्जाम के समय, ठीक है ना। चलो बात करेंगे अन्य यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। एक ये भी कारण हो जाता है, कौन सा, अन्य यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। तो अब बढ़ते हैं इसकी ओर। तो भारत में डच, फ्रेंच, अंग्रेजों के आगमन से, फ्रांसीसी भी आएंगे बाद में, तो बात करेंगे भारत में डच, फ्रेंच, अंग्रेज, फ्रांसीसी के आगमन से भी पुर्तगाली शक्ति का पतन निश्चित हो गया। इन देशों में आधिकारिक पुर्तगालियों की अपेक्षा अधिक अनुशासित, योग्य और कूटनीतिज्ञ थे। ये कैसे थे, ये थे योग्य, बहुत ही दिमागदार, बहुत ही कूटनीतिक, किसे कहते हैं, राजनीतिक को कहते हैं, बहुत ही राजनीतिज्ञ थे, कह सकते हैं बहुत ही दिमाग था इनके पास कि इन्हें कैसे यहां से हटाया जाए। और इनके पास नौसेना शक्ति भी बड़ी थी। बात करते हैं स्पेन में शक्तिशाली नाविक बेड़े आर्मिडा को इंग्लैंड ने पराजित कर दिया। जो बात करते हैं स्पेन में शक्तिशाली नाविक बेड़ा हुआ करता था जिसका नाम था क्या, जिसका नाम आर्मिडा था। आर्मेडा क्या करता था, हमने पहले पढ़ रखा है। आर्मेडा जहाजों की शक्ति, जहाजों जो होते थे उनको शक्ति प्रदान कराता था और जगह बेजगह जो इसके क्या थे, दुर्ग बने हुए थे, टीले बने हुए थे, जहां से रक्षा करते थे वहां पर यह रहती थी सेना। तो इसको किसने पराजित कर दिया, इसको इंग्लैंड ने पराजित कर दिया। इसका महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि स्पेन के, इसका महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ कि स्पेन के साथ पुर्तगाली की नाविक शक्ति समाप्त हो गई। और बात करते हैं इंग्लैंड की नाविक श्रेष्ठता स्थापित हुई। फिर इंग्लैंड आते हैं, अंग्रेज लोग यहां पर आएंगे, फिर आप देख ही रहे हो। साथ ही डच और फ्रेंच नाविक बेड़े भी शक्तिशाली थे। अतः इस परिवर्तित स्थिति में अब पुर्तगाल के लिए संभव नहीं था कि वह पूर्व में अपने उपनिवेशों की सुरक्षा कर सके, ठीक है ना।
तो वह सुरक्षा नहीं कर सका। जहां पर सीमित था वो वहीं पर, जहां पर इसका दुर्ग बना हुआ था, टीला बना हुआ था, केंद्र कहां पर था, गोवा में, दमन और दीप में, इसी पर इसका अधिकार क्या रह गया था, फिर सीमित रह गया था। क्योंकि अगर आप क्लास शुरू से ले रहे हो तो मैंने कितनी बार पढ़ ली है इसके लिए, कितनी बार आपको नाम ले लिया, तो सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। बात करेंगे पुर्तगालियों का नाविक, पुर्तगालियों के नैतिक पतन, नैतिक मतलब राजनीतिक पतन की बात कर लेते हैं हम। पुर्तगालियों के नैतिक पतन मतलब राजनीतिक पतन। आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी, हेडिंग नहीं आती तो दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में। अगर आप पढ़ रहे हो तो हेडिंग आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है। चलो आगे। तो पुर्तगालियों के नैतिक पतन, राजनीतिक पतन की बात करते हैं हम। तो पुर्तगाली भारत में आए थे, वे साहस और महत्वाकांक्षा, देशभक्ति की भावना को प्रेरित करने हुए आए थे। वास्को डी गामा ने कहा कि हम आपकी हेल्प करेंगे, है ना, आपकी हेल्प करेंगे। जो आपके जमहूरी भाई, जो आपके मतलब मुस्लिम लोग आप पर आक्रमण करते हैं, है ना, जो मुगल लोग आप पर आक्रमण करते हैं, और जो और देश के जो आसपास के आपके राज्य हैं वो आपके आक्रमण करते हैं मुस्लिम, तो हम आपकी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। इसलिए ये आए थे, इन्होंने आश्वासन दिया था इसके बारे में। तो बात करेंगे देश शक्ति, बात करते हैं देशभक्ति की भावना को प्रेरित थे, लेकिन उनके इन गुणों का क्रमशः ह्रास हो गया और सरलता से उन्हें कहां पर, मालाबार तट और गुजरात तट पर सफलता प्राप्त हो गई, लालच दे दिया। फिर बात करते हैं इससे वे अहंकारी और अत्याचारी हो गए। नाविक शक्ति का अहंकार के कारण अब समुद्री पर उनका व्यावहारिक लुटेरों जैसा हो गया। उन्होंने स्थल पर नागरिकों तथा समुद्र पर अन्य जहाजों को उत्पीड़न करना प्रारंभ कर दिया। उत्पीड़न मतलब सताना उनको प्रारंभ कर दिया, ठीक है ना। चलो आगे देखा जाए। बात करते हैं उन्होंने स्थानीय स्त्रियों से विवाह किया, जबरदस्ती विवाह कर लिया। बात करते हैं यह वर्ण संकर, और बात करते हैं संतति नितांत गुणहीन थी। और बात करते हैं पुर्तगाली उपनिवेशों की रक्षा में कैसे थे, अक्षम भी थे। तो बात करते हैं कैसे थी, अक्षम थी। मतलब उपनिवेश, उपनिवेश कैसे कहते हैं, जैसे व्यापार का लेन देन, उपनिवेश करने में क्या थे, ये अक्षम थे। मतलब कह सकते हैं समझदार नहीं थे, व्यापार कैसे करना है। ऐसे व्यापार होता है कि आपने बेचा और आपने लूट लिया, तो ऐसे क्या थे, ये अक्षम थे। बात करते हैं दुर्भाग्य से अल्बुकर्क के उत्तराधिकारी दुर्बल और कैसे थे, अयोग्य थे। क्योंकि अल्बुकर्क क्या है, इसका वास्तविक संस्थापक था। अल्बुकर्क ने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई थी, मगर इसके जो सहकर्मी कह सकते हैं, या अगले जो नीनो वगैरह और भी वायसराय आते हैं, वो क्या होते हैं, अच्छे नहीं होते, वो अत्याचार को और भी बढ़ावा देते हैं। और इनमें वह दूरदर्शिता नहीं थी जो पूर्व में पुर्तगाली उपनिवेशों की रक्षा के लिए आवश्यक थी। बात करते हैं प्रारंभ से ही पुर्तगाली व्यवस्था में ऐसी दुर्बलताएं थीं जिसके कारण उनका अंततः पतन निश्चित था। तो बात करते हैं इन्होंने धर्म, व्यापार, शक्ति, लूट खसोट की नीति अपनाई थी, जिससे उनका व्यापार विरोध हो रहा था। बात करते हैं उसकी पहली असफलता, और उस समय जब वे अदन पर अधिकार करने में असफल हो गए थे। क्योंकि अदन पर किसका अधिकार हो गया था, स्पेन का अधिकार हो गया था, ठीक है ना। चलो बात करते हैं अदन पर, है ना, अदन पर किसका, स्पेनी का अधिकार हो गया था, नहीं अरबों का। अदन पर तो अरबों ने आक्रमण किया था, अरबों का अधिकार था। बात करते हैं अदन पर अधिकार करने में असफल हो गए थे। बात करते हैं अदन पर ओटोमन तुर्कों का अधिकार था। तुर्क मतलब अरबी, वही बात कर रहे हैं हम, ठीक ना। तुर्कों का अधिकार बना हुआ था। बात करते हैं दूसरी असफलता यह भी थी कि मसाले के व्यापार पर उनका एकाधिकार अधूरा बना रहा था। हरमुज के रास्ते से, किसका, हारमुज, जो हमने देखा था किसके, यूएई और ईरान के बीच में था। हरमुज के रास्ते के मसाला व्यापार चलता रहा, जिसको वे नहीं रोक पाए क्योंकि ईरान यहां पर था और यूएई था। बात करते हैं तीसरी असफलता यह थी कि पूरी 16वीं शताब्दी में कालीकट के जमोरिन और जो यहाँ के स्थानीय स्वशासन थे, बीजापुर के शासक थे आदिल शाह, ये क्या करते रहे, इससे आक्रमण, इससे द्वेष वगैरह यहाँ पर देखने के लिए आपके लिए मिल जाते हैं। तो बात करते हैं का पुर्तगालियों के संघर्ष होता रहा, जो वहां के बीजापुर के आदिल शाह जाते हैं। और बात करते हैं कालीकट के जमोरिन जो थे, जिनने आज्ञा दी थी पुर्तगालियों के लिए कि भाई आओ और व्यापार करो। आज वही परेशान होकर क्या कर रहे हैं, वही परेशान होकर उसकी क्या कर रहे हैं भैया जी, उसकी निंदा कर रहे हैं, उससे आक्रमण कर रहे हैं। तो बात कर सकते रहा क्योंकि मसाले का व्यापार उनकी आय का मुख्य ही साधन था और वे पुर्तगालियों का एकाधिकार
मानने के लिए तैयार नहीं थे। गुजरात के व्यापारी भी मसालों का निर्यात लाल सागर से, हमने देखा लाल सागर कहां था, तो बात करते हैं गुजरात के व्यापारी भी मसालों का निर्यात लाल सागर के मार्ग से करते थे और पुर्तगालियों के नियमों का उल्लंघन करते थे। इस प्रकार का अवैध व्यापार पुर्तगाली अधिकारियों की मिली भगती, कैसी थी, मिली भगती से ही होता था। जब अधिकार इनका है तो ऐसे कैसे हो सकता है। वो क्या करते थे, रिश्वत लेते थे और जहाज को जाने दिया करते थे। बात करते हैं अंत में डचों और अंग्रेजों के आ जाने से पुर्तगाली नौसेना इनका सामना ना कर सकी और पुर्तगालियों का पतन संभव का क्या हो जाएगा, असंभव भी हो गया, मतलब संभव ही हो गया। ठीक है ना। चलो, जब तक पुर्तगाली नौसेना शक्तिशाली रही तभी तक समुद्र और व्यापार पर उनका नियंत्रण बना रहा। उसके अतिरिक्त उनके अत्याचारों के कारण स्थानीय लोग सदैव उनके विरोधी बने रहे। और बात करते हैं यहां पर, इस कारण प्रशासनिक और सैन्य दुर्बलता उनके पतन का कारण बन गई। तो ये क्या थे, आपके पतन के कारण थे। ठीक है ना। ये क्या जाते हैं, आपके पतन के कारण देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना। चलो, ये आपके पतन के कारण थे। ये हमने पतन के कारण थोड़े से देखे। अब थोड़ा सा यहां पर और देख लेते हैं, हल्का सा बचा है तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि यहां से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो बात करेंगे यहां पर, हम देखेंगे कौन से, पुर्तगाल शासन का प्रभाव। पुर्तगाल शासन का प्रभाव, चलो ऐसा करते हैं, इसको हम अगली वीडियो में देख लेंगे। ठीक है ना। इसको हम अगली वीडियो आपके देख लेंगे। अभी हमने क्या देखे, अभी हमने यहां पर देखे, अभी क्या देखे हमने देखे पुर्तगाली के पतन के कारण, पुर्तगालियों के पतन के कारण, पतन कैसे कैसे हुआ। 7 से 8 हमने इसके कारण देखे। आप अगर 5 से 6 लिख आते हो तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, मगर आपको क्या करना है, आपको अच्छी प्रकार से लिखना है, अच्छे अंकों में लिखना है। ठीक है ना, मतलब अच्छे शब्दों में लिखना है आपके लिए। जैसे 300 शब्द में पूछ लेगा आपसे, 250 शब्द में पूछ लेता है, 150 में पूछ लेता है, तो जैसे आपसे पूछे आए वैसे आप उनको लिख सकते हो। ठीक है ना। आपको अच्छी प्रकार से लिखना है। अगर हाँ आप अच्छी प्रकार से वीडियो को देख रहे हो तो आपकी इतनी नॉलेज गेन हो जाएगी जो आप एग्जाम में 100% इतना लिख दोगे जो और कोई नहीं लिख पाएगा। ठीक है ना। क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि आपको ज्ञान अच्छा देना और अच्छी प्रकार से आपको तैयारी करवाना। तो आप छोटी मोटी वीडियो के चक्कर में ना पड़े, आप अच्छा पढ़ें। ठीक है ना। अच्छा पढ़े, अच्छा पढ़ोगे तो कंपटीशन में अच्छा काम करोगे, अच्छे क्या हो जाएंगे, अच्छे आपके मार्क्स मिलेंगे। और कोई भी पढ़ता है तो कंपटीशन के लिए पढ़ता है, तो आप भी कंपटीशन के लिए ही पढ़ रहे हो एक प्रकार से। चलो कोई बात नहीं, बीए कर रहे हो, अगले जाके कोई ना कोई कंपटीशन आप एग्जाम दोगे, तो आप अभी अच्छा पढ़ो इसके लिए। ठीक है ना। जो कि आप अगले एग्जाम में अच्छी प्रकार से प्रदर्शन कर सको। इसमें तो करोगे, साथ में अगले भी आप अच्छा प्रदर्शन करोगे। ठीक है ना। तो यहां पे क्लास को बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।